दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूज़ करते वक्त कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सिचुएशन कई बार बहुत छोटी सी होती है और कई बार बहुत बड़ी होती है। और क्रेडिट कार्ड में मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर मैं ऑलरेडी अपनी जो वीडियोस हैं उनमें दे चुका होता हूं। और यहाँ पर इसीलिए मैं बार बार जो है रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से कि अगर आप जो है पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और ऐसे किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आपको जो 1 मिनट में पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ जो जानकारी होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है और इसमें कई बार आधा वीडियो जो है आप लोग बीच में छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट डिटेल होती है जैसे चार्जेस हैं, एलिजिबिलिटी है, डॉक्यूमेंट्स है, तो वो हमसे मिस हो जाते हैं। और इसी कड़ी में कई बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर उनके जो आंसर है मैं ऑलरेडी कर चुका होता हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि सभी लोगों तक वो जो आंसर है वो नहीं पहुंच पाते हैं, रीजन की सभी लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी होती हैं, तो मेरे पास कुछ जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होकर आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही 5 जो सवाल है वो लेने वाला हूं जो मेरे पास बार बार रिपीट होकर आते रहते हैं। तो होपफुली इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, आपके साथ में ऐसा कोई डाउट होता है, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों अपने इस चैनल पर हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अलग अलग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप भी फाइनेंस से जुड़े किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं या पर्सनल फाइनेंस के बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 5 उन क्वेश्चंस के बारे में, उन सवालों के बारे में जो घूम फिरकर बार बार हमारे पास में आते हैं। और इन सवालों के जो जवाब हैं ऑलरेडी मैं अपने वीडियोस में दे चुका हूं। फिर भी कई बार होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो सारी वीडियोस नहीं देखते हैं या जो सारे आंसर है वो नहीं पढ़ते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सभी क्वेश्चंस के जो मेरे पास कमेंट आते हैं उसके आंसर जो है वो कर सकूं। तो अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है जिसका आंसर आपसे मिस हो गया है, तो हो सकता है कि आज की इस वीडियो में उसका आंसर आपको मिल सके। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अपने हर वीडियो में मैं इसका जो है ऑलमोस्ट आंसर कर देता हूँ, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन है वो बार बार घूम फिर कर आता रहता है कि अपने क्रेडिट कार्ड से हम जो है कितने की शॉपिंग परचेजिंग कर सकते हैं। अब कई बार यहाँ पर होता है कि 1 दिन में कितने की कर सकता हूँ या फिर कई बार होता है कि 1 महीने में कितने की कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपकी क्रेडिट लिमिट है, बैंक यहाँ पर अथॉरिटी देता है आपको कि जब आपको वो क्रेडिट लिमिट इश्यू हो रही है कि आप एक पर्टिकुलर जो भी लिमिट आपको दी गई है उस तक आप अपना शॉपिंग परचेजिंग कर सकते हैं, स्पेंडिंग कर सकते हैं। अभी जो लिमिट यहाँ पर आपको दी जाती है आपकी टोटल स्पेंडिंग लिमिट होती है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर 50,000 रुपये की लिमिट दी गई है तो 50,000 रुपये जो है आप खर्च कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। अब यहाँ पर आप एक बड़ा प्रोडक्ट जो है वो परचेज करते हैं तो हो सकता है कि वो 50,000 रुपये एक बारी में आप खर्च कर दें, और अगर छोटी छोटी स्पेंडिंग्स आप करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो है वो पूरे महीने में भी खर्च ना हो पाए। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेंडिंग की अगर हम बात करें कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, तो जितनी भी आपकी क्रेडिट लिमिट बैंक की तरफ से आपको ऑफर की गई है आप वो टोटल क्रेडिट लिमिट जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही इसी क्रेडिट लिमिट में बैंक यहाँ पर आपको कैश विड्रॉ का जो ऑप्शन है वो देता है। तो यहाँ पर जब कैश विड्रॉ की बात आती है तो स्पेसिफिक अमाउंट हमेशा बैंक आपको ऑफर करता है। कई बार वो आपके क्रेडिट लिमिट का मैक्सिमम 40% होता है, कहीं जगह वो मैक्सिमम जो है वो 30% होता है। जिस तरीके से हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है आप 12,000 तक अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है सीधा सीधा कि आप जितने भी क्रेडिट लिमिट बैंक आपको ऑफर कर रहा है वो सारी क्रेडिट लिमिट आप यूज कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेंड करने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि बिलिंग जो है वो जनरेट होने के बाद में जैसे ही आपको बिल जनरेट होता है उसके बाद बैंक आपको ड्यू डेट बता देता है, तो उस ड्यू डेट तक वो अमाउंट आपको बैंक को वापस पे भी करना होता है। तो इन केस अगर आप पूरा अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं तो अपने बड़े अमाउंट को आप यहाँ पर EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल यहाँ पर बार बार आता है वो है कि मेरी जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत अच्छी है, मैंने अपनी रिपोर्ट चेक की है लेकिन फिर भी मेरा क्रेडिट कार्ड बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट स्कोर ही रीजन नहीं होता है। मैंने अपनी पिछली काफी सारी वीडियोस में बताया है, हर क्रेडिट कार्ड वीडियो में मैं ये चीज आपको बताता हूँ कि क्रेडिट स्कोर ही जो है वो रीजन नहीं होता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो रेजिडेंस एरिया है वो हो सकता है, कई बार वो जो एरिया पिन कोड है वो नेगेटिव लिस्ट में होता है बैंक की, बैंक वहां पर ऑफर नहीं कर रहा होता है किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। कई बार हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं दोस्तों, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी रीजन से बैंक के पास ब्लैक लिस्टेड है
बैंक की नेगेटिव लिस्ट में आती है तो भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ पर आपकी जो डेजिग्नेशन है अगर वो बैंक की जो कैटेगरी लिस्ट में नहीं आती है तो भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। सैलरी अगर यहाँ पर आपको कैश में मिलती है तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने अभी रिसेंट में ऑलरेडी सेम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, सेम बैंक में अप्लाई किया हुआ है मींस, तो यहाँ पर फिर से अगर आप अप्लाई कर देते हैं विद इन 6 मंथ, विद इन 180 डेज, तो भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो डुप्लीकेट में आकर यहाँ पर रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो मिसमैच होते हैं, मैच नहीं करते हैं, उनमें कोई जो डाउट है बैंक को आता है तो भी जो आपकी एप्लीकेशन है वो होल्ड पर चली जाती है। तो दोस्तों बार बार मैं ये बताता हूँ कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है जरूरी नहीं कि उसी की वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुई है। बहुत बार हमें पता नहीं होता है, हम जब भी लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट में, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड जो है वहां पर अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, हम उसको क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन चली जाती है। अब क्योंकि बैंक के पास हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी है, उनके पास हमारी डिटेल्स हैं, उनके पास हमारा पैन कार्ड नंबर है, हमारा आधार कार्ड या जो अदर आईडी प्रूफ आपने दिया हुआ है वो बैंक के पास में है, तो उसके बेस पर यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी जाती है। और अगर वो एप्लीकेशन वहां से किसी भी रीजन से पेंडिंग में चली गई है या अभी जो रिजेक्ट हो गई है और फिर से आप महीने 2 महीने बाद दोबारा अप्लाई करते हैं तो फिर से जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और बार बार एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद किसी भी बैंक में जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बैंक को दिखता है कि आप सिविल हंगर हैं, यानी कि आप बार बार एप्लीकेशन अप्लाई जो है वो दे रहे हैं, बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रही है, फिर से दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ऑटोमेटिकली हर्ट होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर गिरना शुरू हो जाता है और आपकी एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट होती रहती है। तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है वो आता है सिक्योर क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, यानी कि क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी। मैंने यहाँ पर आपको बताया है अपने कई सारे वीडियोस में कि अगर आपको जो नॉर्मल एप्लीकेशन है उस पर क्रेडिट कार्ड यहाँ नहीं मिल रहा है या फिर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है या किसी अदर रीजन से आपको कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों अगर सिक्योर क्रेडिट कार्ड के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो ऑलरेडी पब्लिश की हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो सिक्योर क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर जो है वो इश्यू आता है कि लोग अपना एफडी कराते हैं लेकिन वहां पर बैंक उन्हें क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ज्यादातर जिन भी लोगों ने अभी एफडी के रिगार्डिंग मेरे को क्वेरी की है, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया कि मिनिमम जो एफडी की रिक्वायरमेंट है बहुत सारे बैंकों में 25 से 30 हजार रुपए कम से कम होती है। तो अगर हम यहाँ पर 10,000 या 15,000 की एफडी कराकर क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो बैंक यहाँ पर हमें नहीं ऑफर करता है। और जितने भी जो डाउट है मेरे पास यहाँ पर आए हैं उनमें मैक्सिमम जो एफडी हुई थी वो 15,000 या 20,000 रुपए की उन्होंने कराई थी इमरजेंसी में। तो यहाँ पर गाइस उसको अगर आप थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 25,000 या 30,000 रुपए, 30,000 रुपए आप लेकर चलिए, कम से कम जो है एफडी आप कराइए, क्योंकि यहाँ पर एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो बैंक आपको 80 to 85% यहाँ पर क्रेडिट लिमिट ऑफर करता है आपकी एफडी के अगेंस्ट। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि अगर आपकी एफडी जो है वो 1 लाख रुपए की है तो क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको जो लिमिट ऑफर करेगा वो 80 से 85,000 रुपए की होगी। तो जितनी क्रेडिट लिमिट आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि एफडी कार्ड के अगेंस्ट ही आफ्टर 6 मंथ आप जो है कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर दें तो यहाँ पर आपको कम से कम जो है 30,000 रुपए की अपने कार्ड में लिमिट रखनी होगी। यानी कि आप जो एफडी कराना चाहते हैं वो कम से कम 40 से 50,000 रुपए की कराइए ताकि आपको ज्यादा लिमिट मिले और फ्यूचर में आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 180 डेज आप जो है अदर किसी नई एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकें ऑन बिहाफ ऑफ कार्ड टू कार्ड, यानी कि कार्ड टू कार्ड के बेस पर नई एप्लीकेशन। तो दोस्तों होपफुली आपको इस सवाल का जो है आंसर मिल गया होगा कि छोटी एफडी पर यानी कि 15,000 20,000 की एफडी पर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर क्यों नहीं करता है। इसके अलावा चौथा जो सवाल यहाँ पर आता है वो आता है कि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो सारी हमने खर्च कर दी है और मैं अब पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा जो स्पेंडिंग है वो मैक्सिमम 30% तक होना चाहिए। यूटिलाइजेशन आपकी क्रेडिट लिमिट का 30% तक होना चाहिए, जो है 30 से 40% के बीच में अगर रहता है तो यहाँ पर वो बेस्ट रहता है। तो इसी कारण से कई बार बैंक आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा लिमिट ऑफर नहीं करता है, क्योंकि बैंक आपकी यूटिलाइजेशन के बेस पर आपको जो लिमिट है वो ऑफर करता है फ्यूचर में। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अगर एक साथ जो है ज़्यादा लिमिट मिल जाती है, और अगर अभी के हालात की बात करें, प्रेजेंटली जो हालात चल रहे हैं अभी, उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही रिलाय किया और उसमें बहुत बार हमारी जो लिमिट है वो एक्सीड कर गई। यहाँ पर जितना लिमिट थी हमने टोटल उसको यूज कर लिया। अब ज़्यादा लिमिट यूटिलाइज होने की वजह से, कोई जॉब ना होने की वजह से, इनकम सोर्स ना होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो इस दुविधा में फंस गए हैं कि अपना
कार्ड का जो अमाउंट है उसे बैंक को रीपे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बैंकों ने आपको ऑप्शंस दिए हैं अभी, यानी कि अगले 2 साल तक के लिए वो मॉरेटोरियम ऑफर कर रहे हैं या फिर 0 EMI यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आपको फुलफिल करना होगा। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो अगर उसके रिगार्डिंग आप जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 साल तक का मॉरेटोरियम और जो 0 EMI है वो ऑफर कर रहा है बैंक। टर्म कंडीशंस हैं डेफिनेटली, उनके रिगार्डिंग आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें HDFC भी क्रेडिट कार्ड पर भी ऑफर कर रहा है। क्रेडिट कार्ड पर अगर आपने लोन लिया हुआ है या क्रेडिट कार्ड का अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसके रिगार्डिंग आप बैंक में एक बार बात कर सकते हैं लोन के साथ साथ। उसी तरीके से ICICI बैंक भी यहाँ पर आपको जो ये बेनिफिट है वो ऑफर कर रहा है। अब बात करते हैं कि आपने पूरा यूज कर लिया लेकिन आप पे नहीं कर पा रहे हैं और इनमें से किसी बैंक का कार्ड नहीं, तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आता है अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करने का। अब ये जो ऑप्शन है वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन ये ऑप्शन मिलेगा तभी जब तक आपका जो बिल है वो जनरेट नहीं हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जानबूझकर इग्नोर कर दिया 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए अपनी जो बिल को, और उसके बाद जब वो बिल बढ़ता गया, मल्टीपल होता गया, तो आज वो जो है वो टेंशन में आ गए हैं। अब यहाँ पर इस कंडीशन में बैंक जो है आपका क्रेडिट स्कोर तो लो करता ही करता है, आपको बार बार जो है वो कॉल्स भी आना शुरू हो जाती हैं रिकवरी एजेंट्स की। तो इसमें बैंक से आप एक बार जो है फर्स्ट डिस्कस कर सकते हैं आप फ्रंट की, सर हमारे पास में इस समय कोई जॉब नहीं है, कंडीशंस ऑलरेडी इस तरीके से हो रखी हैं, कोई बिजनेस नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर हम जो है पे करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप अगर हमें कोई ऑप्शन देते हैं या आप यहाँ पर कोई रास्ता बताते हैं तो डेफिनेटली हम उसे फॉलो करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक भी चाहता है कि उसका जो अमाउंट है वो आप उसे वापस मिल जाए। तो हो सकता है कि बैंक यहाँ पर आपको EMIs में वो अमाउंट पे करने का ऑप्शन दे दे, और अभी के हालातों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बैंक्स को इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन भी जारी की गई है। और पांचवा जो सवाल है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए। तो ये जो डाउट है, जो सवाल है वो आपके सामने भी आ सकता है। यहाँ पर बैंक आपको बोल सकता है कि आपकी जो दोनों रिपोर्ट्स हैं वो मैच नहीं कर रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज कंफर्म करता चलूं कि पहले क्या होता था कि पहले हमारी जो क्रेडिट रिपोर्ट आती थी वो सिविल से आती थी सिर्फ, लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखो तो इंडिया में 4 जो बड़ी कंपनियां हैं या बड़ी एजेंसियां हैं जो हमारी रिपोर्ट्स अलग अलग बैंक को या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रोवाइड करती हैं, जिनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है ट्रांस यूनियन सिविल। जी हाँ, सिविल जो है अब ट्रांस यूनियन हो गया है क्योंकि इंटरनेशनली उन्होंने टाई अप किया है। तो आपका यही क्रेडिट स्कोर जो इंडिया में है वो अगर आप बाहर जाते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहां पर आप सेटल होते हैं, तो वहां पर भी ये आपका क्रेडिट स्कोर रेगुलर रहेगा। तो भी बहुत सारे लोग इंडिया से USA, UK या कनाडा जाते हैं तो वहां पर अपना जो सेम या सिमिलर क्रेडिट स्कोर है वही उनका आगे वहां पर कंटिन्यू रहेगा, उसे वहां पर वो यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है ट्रांस यूनियन का। लेकिन ट्रांस यूनियन की जो रिपोर्ट आपको मिलती है वो एक एक्यूरेट और डिटेल्ड रिपोर्ट मिलती है, जिसमें आपके करंट क्रेडिट स्कोर के अलावा जो एग्जिस्टिंग हिस्ट्री है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो उनका जो डेटा आता है वो एक्यूरेट आता है, जिस वजह से उनकी रिपोर्ट या उनका जो वहां पर रेटिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है। यहाँ दूसरी जो कंपनी है 2010 में स्टैब्लिश हुई एक्सपेरियन। एक्सपेरियन में आपका जो क्रेडिट रेटिंग आपको यहाँ पर मिलती है वो करंट के आधार पर मिलती है, यानी कि जो अभी आप यूटिलाइज कर रहे हैं, लास्ट मंथ का जो आपका बिल जनरेट हुआ है, जो पेमेंट आपने किया है, उसके आधार पर यहाँ पर आपको रेटिंग मिलती है। तो कई बार आपकी जो सिविल की रेटिंग होती है, एक्सपेरियन की रेटिंग होती है, वो वहां पर थोड़ा सा मिसमैच उसमें आएगा। तो इसको आपको जो यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपेरियन आपको जो है वो करंट की रेटिंग दे रहा है, आपका भी प्रेजेंटली क्या यूटिलाइजेशन आपका चल रहा है, कितना आप यूज करते हैं, कितना आपने स्पेंड किया और बिल पेमेंट किया, क्या EMI कोई पेंडिंग तो नहीं है या फिर कोई लेट पेमेंट तो नहीं है अभी करंट में, उसके आधार पर यहाँ पर आपको वो जो रिपोर्ट है वो मिलती है। तो और दूसरा यहाँ पर आपको बहुत सारी जो फ्री रिपोर्ट्स अभी मिलेंगी वो ज्यादातर आपको मिलेगी आपको एक्सपेरियन की या इक्विफिक्स की। इसके अलावा यहाँ पर जो चौथा हमारे पास रिपोर्ट आती है वो आती है CRIF हाईमार्क की। बाकी की जो तीनों कंपनियां हैं, अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल एस्टैब्लिश हुई थी 2000 में और बाकी की जो तीनों कंपनियां हैं वो एस्टैब्लिश हुई थी 2010 में। तो यहाँ पर सिविल के पास में जो डेटा है वो बहुत बड़ा है। ऑलमोस्ट सारे बैंक या जो इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में उनका डेटा है उनके पास में 10 करोड़ के लगभग लोगों का जो फाइनेंशियल डेटा अभी सिविल के पास में है। बाकी कंपनियां आपके करंट स्टेटस के आधार पर यहाँ पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपको प्रोवाइड करती हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अलग अलग आए। बैंक यहाँ पर दोनों स्कोर आपके देखता है कि आपका जो डिटेल्ड स्कोर है वो क्या रहा है, आपका एग्जिस्टिंग प्रोफाइल कैसी है, या आप अभी जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, लोन यूज कर रहे हैं, उसमें पिछले 3 महीनों में किसी भी तरीके का कोई इश्यू तो नहीं रहा है, वो भी बैंक यहाँ पर देखता है। तो इसी वजह से हो सकता है कि आपकी
जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होकर आए, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर आप डिटेल रिपोर्ट चाहते हैं तो आप सिविल से मंगा सकते हैं, जहां पर आपको ऑलमोस्ट 550 रुपीज लगभग जो है वो पे करना पड़ता है अपनी डिटेल रिपोर्ट के लिए। बाकी तीनों की जो है वो कम चार्जेस लगते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अभी, तो जैसे कि अगर हम बात करें पैसाबाजार.com है, bankbazaar.com है, ये जो वेबसाइट्स हैं ये इन्हीं के साथ टाई अप में हैं और यहाँ पर आपको फ्री क्रेडिट रिपोर्ट आपकी प्रोवाइड कर देती हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं ऑलरेडी आपको एक बार बता चुका हूँ कि आपको जो है एटलीस्ट इन क्वार्टर यानी कि 3 महीने में अपना जो क्रेडिट स्कोर है वो चेक करते रहना चाहिए, और अगर आप क्वार्टरली नहीं करते हैं तो एटलीस्ट हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ में एक बार अपना क्रेडिट स्कोर जो है आप जरूर चेक करें, और अपने जो क्रेडिट कार्ड के बिल हैं वो मंथली आप चेक करते रहें। आपकी जो EMI आप पे कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो आपकी ऑटो लोन की है, होम लोन की है, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की है, उसको भी आप मंथली बेसिस पर चेक करते रहें कि टाइमली वो जो EMI है वो आप पे कर रहे हैं, डिडक्ट हो रही है आपके अकाउंट से या नहीं हो रही है। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इसी तरीके से आपका भी कोई सवाल है, कोई आंसर आप चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है जो आपको जो है क्रेडिट कार्ड या लोन अप्लाई करने में प्रॉब्लम यहाँ पर दे रहा है, तो आप हमें डायरेक्टली जो है मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको कमेंट का जो आंसर है वो तुरंत नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर कोशिश करता हूँ कि जो सेम टाइम पर मैं रिप्लाई कर सकूँ। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट हैं उन्हें एज इट इज उसी समय रिजॉल्व कर सकूं। तो होपफुली दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए